ओके ना, तो लेट्स स्टार्ट। सो हमने लास्ट क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया विलियम शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर के बारे में जो जो पॉसिबल फैक्ट्स है और जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हम लोगों ने डिस्कस किए। ओके, वी हैव सीन कि जो विलियम शेक्सपियर है उनका बर्थ जो है एक सेकेंड। ओके, सो विलियम शेक्सपियर के बारे में हमने देखा, इनके बर्थ के बारे में हमने डिस्कशन किया और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें पढ़ने थे हमने वो सारे डिस्कस किए। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर से और जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्क है, जो हमारा इंपॉर्टेंट ड्रामा है उस पर हम शिफ्ट करते हैं, दैट इज मैकबेथ। ओके, सो द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, इनफैक्ट इट्स नॉट मैकबेथ, इट इज द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। सो पूरा जो नाम है वो है आपका द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। ठीक है, सो नाउ दिस इज द इमेज ऑफ मैकबेथ। ये किसी पर्सन ने इमेज ड्रॉ की है मैकबेथ की। नाउ मैकबेथ की अगर बात करें, सो मैकबेथ इज नॉट जस्ट अ लिटरेरी फिगर। ये सिर्फ एक लिटरेरी फिगर नहीं है, ये जो है एक एक्चुअल किंग हुआ करते थे, जैसा कि हम लोग रफेल हॉलिनशेड के वर्क में देख पाते हैं, हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल। ठीक है, उसमें हम लोग जैसे देख पाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो है एक एक्चुअल पर्सन और एक्चुअल किंग हुआ करते थे। ओके, स्कॉटलैंड के। वहाँ पर हमने देखा जब आप रफेल्स हॉलिनशेड को पढ़ते हैं, ठीक है, रफेल हॉलिनशेड के क्रॉनिकल को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो कैरेक्टर है मैकबेथ का, ये विलियम शेक्सपियर ने सीधे हिस्ट्री से जो है पिक किया है। ओके, अब हम इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है। बट हम पहले बात करेंगे ट्रेजेडी को लेकर कि ट्रेजेडी होती क्या है, विलियम शेक्सपियर ने किस किस तरीके से जो है ट्रेजेडीज को लिखा और कौन कौन सी ट्रेजेडीज उन्होंने लिखी। उसके अलावा ट्रेजेडी के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है ट्रेजेडी में, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो विलियम शेक्सपियर के ऊपर, हमने इसके पहले वाला लेक्चर देखा, अब विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज के ऊपर और ट्रेजेडी होती क्या है। मैकबेथ पर भी हम लोग आएंगे, मैकबेथ के सोर्सेज क्या क्या हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हम यहाँ पर जो भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, आपको हो सकता है कि आपको लगे कि ये रेलिवेंट नहीं है, बट प्लीज मानिए आपका जो एग्जाम है वो यहाँ से डेप्थ में अगर क्वेश्चन उठाएगा तो फिर यहीं से क्वेश्चन उठाएगा। ओके, सो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे हम विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को लेकर। सो फर्स्ट, एसी ब्रैडले ने एक वर्क लिखा शेक्सपियर इन ट्रेजेडी 1904 में, बाद में ना, काफी बाद में एसी ब्रैडले नाम के पर्सन ने एक वर्क लिखा, दैट इज शेक्सपियर इन ट्रेजेडी। ना देखिए, सेंटर्स ऑन 4 कोर प्लेस, जिसमें वो 4 कोर प्ले की बात करते हैं। वैसे विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे, 37 प्लेज जो हैं विलियम शेक्सपियर ने लिखे, जिसमें से 10 जो है उन्होंने ट्रेजेडीज लिखी। तो 10 तो ट्रेजेडीज हैं, लेकिन जो एसी ब्रैडले नाम के पर्सन है ये सिर्फ डिस्कशन करते हैं 4 प्लेज के बारे में जो विलियम शेक्सपियर ने लिखे। कौन कौन से प्लेज हैं? इट इज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। Okay, अब नाउ यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो कुछ एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है इट इज हैमलेट, फिर उसके बाद आता है ओथेलो, फिर आता है किंग लियर और फिर आता है मैकबेथ। ओके, नाउ अगर बात करें हम लोग हैमलेट की, सो हैमलेट में कितने वर्ड्स हैं? आपको एक रफ फिगर याद होना चाहिए कि 30,557 जो है वर्ड्स में ये बना हुआ है। सो हैमलेट जो है वो 30,557 वर्ड्स में लिखी गई ट्रेजेडी है। उसके बाद ओथेलो जो है वो लगभग 26,000 वर्ड्स में लिखा हुआ ट्रेजेडी है। किंग लियर जो है उसमें 26,145 वर्ड्स हैं और मैकबेथ की अगर बात करें तो 17,124 121 जो है वर्ड्स हैं इसमें। नाउ जो जानने वाली बात है वो ये है कि जो आपका हैमलेट है वो एक रिवेंज ट्रेजेडी है। कौन सा ट्रेजेडी है? रिवेंज ट्रेजेडी। अब अगर बात करें हैमलेट की, तो हैमलेट में होता क्या है? सो जैसा कि मैंने आपको विलियम शेक्सपियर वाले लेक्चर में बताया और अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम हैमलेट की बात करें तो हैमलेट इज अ ट्रेजेडी जहाँ पर हैमलेट एक प्रिंस होता है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको रफ आइडिया दूंगा, मैं कैरेक्टर्स बता के इसको जो है ट्रिकी नहीं करूंगा। तो हैमलेट एक प्रिंस होता है जो कि किसी दूसरे स्टेट में जो है पढ़ने के लिए गया होता है। जब वो वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और उसकी मदर जो है उन्होंने जो है शादी कर ली है उसके अंकल से। ठीक है, किसके अंकल से? हैमलेट के अंकल से। फिर हैमलेट के अंकल जो हैं वो अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं ऑब्वियसली हैमलेट से, और उसके बाद जो है हैमलेट को पता चलता है, क्योंकि उसके फादर का गोस्ट, हैमलेट के फादर का गोस्ट जो है उनको बताता है, हैमलेट को बताता है कि तुम्हारे अंकल ने ही मेरी डेथ की है ना, मेरा मर्डर किया है। फिर हैमलेट जो है वो रिवेंज लेने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बेकरार हो जाता है और रिवेंज लेकर मानता है अपने अंकल से, लेकिन एट द एंड जो कैरेक्टर है हमारा उसकी भी डेथ हो जाती है। तो ट्रेजेडी का जो हीरो होता है उसको बोलते हैं ट्रैजिक हीरो। ठीक है, सो हैमलेट यहाँ पर ट्रैजिक हीरो है। हैमलेट ट्रेजेडी है जो कि 30,557 वर्ड्स में लिखी गई है और ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है बिकॉज ये अपने अंकल से रिवेंज ले रहा होता है। नेक्स्ट, दूसरी देखिए, ओथेलो जो है, ओथेलो में जो ओथेलो होता है वो किंग होता है जो अपनी वाइफ डेस्टिमोना से जो है शादी कर लेता है ना, वो सब बात की बात है, बट यहाँ पर होता क्या है, जो उसकी वाइफ है
वो उसको जो ओथेलो है हमारा, वो क्या करता है, उसकी वाइफ को बैटल ग्राउंड में ले जाता है जहाँ पर युद्ध चल रहा होता है। वो टेंट्स में रखता है बिकॉज नई नई शादी हुई है, और उसके साथ दो फ्रेंड्स होते हैं उसके, एक होता है कैशियो, ठीक है, और एक और पर्सन होता है जिसका नाम होता है इयागो। ओके, वो होता है ना, जो कैशियो है इसका बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होता है, तो वो कैशियो को क्या करता है, एक अच्छी पोस्ट पर प्रमोट कर देता है, प्रमोशन कर देता है। इयागो जो होता है वो जेलस होता है कि इसने अपने फ्रेंड को जो है इसने जो है अच्छी पोस्ट पर प्रमोट कर दिया है। तो इयागो जो है मन में उस चीज़ को रख के रखता है और वो चाहता है कि ओथेलो का सारा राजपाट जो है बर्बाद कर दे। तो वो क्या करता है, उन दोनों के बीच में, कैशियो और ओथेलो के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बनाने की जो है कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ डेस्टिमोना का अफेयर जो है तुम्हारे दोस्त कैशियो से चल रहा है, ऐसे इनडायरेक्टली वो उसको हिंट देता है। और एट द एंड वो काफ़ी सारे प्रूफ्स भी जो हैं वो जानबूझकर बनाता है कि डेस्टिमोना का जो हैंकरचिफ है, जो रुमाल है, वो कैशियो के कमरे में रख देता है ताकि ओथेलो जब देखे तो उसको डाउट हो, और इस तरीके की जो है सिचुएशन क्रिएट करता है। एट द एंड ओथेलो जो है अपनी वाइफ को मार देता है। तो यहाँ पर जो सारा किया कराया है वो है जेलसी का। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रेजेडी है इट इज जेलसी के ऊपर, ठीक है, ये पूरी ट्रेजेडी जेलसी के ऊपर है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग किंग लियर की, सो किंग लियर क्या है, किंग लियर एसेंट्रिसिज्म के ऊपर है। एसेंट्रिसिज्म मतलब सनक के ऊपर है। एक राजा होता है किंग लियर जो अपनी 3 बेटियों में जो है राजपाट बांटना चाहता है, लेकिन राजपाट बांटने का जो क्राइटेरिया है वो क्या रखता है कि उसकी बेटियां आए एक एक करके और उसको बताए कि वो उससे कितना प्यार करती है, ठीक है। सो उसकी दोनों बेटियां जो है, बाकी जो दोनों बेटियां हैं मैं नाम नहीं बताऊंगा ना, अदरवाइज कैरेक्टर्स याद रखने में थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा ना। सो 3 बेटियां होती है इसकी, जो 2 बेटियां हैं वो उसके पास आती है और कहती है हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनको काफ़ी सारा राजपाट दे देता है। जब लास्ट बेटी की बात होती है जो सबसे छोटी है, उसकी जब बात आती है तो वो कहती है कि पापा मैं आपसे प्यार तो करती हूँ, बहुत सारा करती हूँ, लेकिन शादी के बाद मेरा जो प्यार होगा वो आधा अपने पति के लिए होगा और आधा आपके लिए होगा। तो इस चीज़ को सुनकर वो जो है बुढ़ा सनकी हो जाता है थोड़ा, है ना, और उसको कुछ नहीं देता है। इस तरह की स्टोरी है। सो ये एसेंट्रिसिज्म के ऊपर है। मैकबेथ की अगर बात करें, ये एसेंट्रिसिज्म के ऊपर है, ठीक है, एसेंट्रिसिज्म सनक के ऊपर है। नेक्स्ट मैकबेथ की अगर बात करें तो मैकबेथ क्या है, मैकबेथ एम्बिशन के ऊपर है। ये जो ट्रेजेडी है ये एम्बिशन के ऊपर है, इसी को हमें स्टडी करना है। ओके, सो इसमें मैकबेथ जो कि हमारा ट्रेजिक हीरो होता है, ये बहुत एम्बिशियस होता है कि मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे जो है राजा बनना है, और ये वो सारी चीज़ें उसके अंदर जागती हैं। हम लोग देखेंगे, आई वॉन्ट ब्रेक द सस्पेंस, अब फिलहाल मैं सस्पेंस ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ ना। देखिए, सो हमने क्या डिस्कशन किया, 37 प्लेज लिखे जिनका डिस्कशन किया आपके एसी ब्रेड लेने। 4 मेजर ट्रेजेडीज उन्होंने बताई हैं, 4 मेजर प्लेज बताए हैं और 4 ट्रेजेडी बताई है, दैट इज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। कितनी ट्रेजेडीज लिखी है शेक्सपियर ने, दैट इज 10 ट्रेजेडीज। ना आगे चलते हैं हम लोग इसके आगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द कोर कंपोनेंट्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के जो कोर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो कौन कौन से कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन से कोर कंपोनेंट्स हैं। सो फर्स्ट होता है ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो क्या होता है, जैसे मैकबेथ में मैकबेथ है, किंग लियर में जो लियर है, उसके अलावा ओथेलो में ओथेलो है, और हैमलेट में हैमलेट है। ऐसा सो ट्रेजिक हीरो होता है एक पर्सन होता है जो कि हाई स्टेटस का होता है, जो राजा है, प्रिंस है, इस तरीके से हाई स्टेटस का पर्सन होता है। फॉर एग्जांपल किंग हो सकता है, प्रिंस हो सकता है, जनरल हो सकता है, आर्मी जनरल। जैसे मैकबेथ की बात करें तो मैकबेथ वाज अ आर्मी जनरल, वो एक ट्रेजेडी हीरो होता है। हुज फॉल हैज कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एन एंटायर सोसाइटी, जिसकी फॉल जो है पूरे सोसाइटी को लेकर एक कॉन्सिक्वेंस होती है, पूरी सोसाइटी जो है उसके फॉल में लग जाती है। ओके, और किस तरीके से उसका पतन होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके अलावा ट्रेजिक हीरो के पास क्या होना चाहिए, एक फैटल फ्लो होना चाहिए, जिसको हम लोग हमार्शिया कहते हैं। हमार्शिया की अगर बात करें तो हमार्शिया क्या होता है, एक फैटल फ्लो। फैटल का मतलब होता है घातक, फ्लो मतलब होता है कमी, तो इसके अंदर एक घातक कमी होती है जिसकी वजह से उसका पूरा पतन हो जाता है। ठीक है, तो ट्रेजिक हीरो में ये चीज होना जरूरी है। नाउ अ कैरेक्टर ट्रेट दैट लीड्स डायरेक्टली टू देयर डाउनफॉल, एक कैरेक्टर का ट्रेट है, एक गुण है जो उसके डाउनफॉल को जो है जन्म देता है। उसके अंदर जो कमी होती है, जैसे अगर हम लोग बात करें मैकबेथ की, तो मैकबेथ में हमार्शिया क्या है, उसका जो फैटल फ्लो है वो क्या है, वो है उसका एम्बिशन, उसका बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इन द सेंस की महत्वाकांक्षा। ओके, यू कैन से महत्वाकांक्षा जो है वो उसके फॉल का कारण बनती है। इन मैकबेथ दिस इज एम्बिशन, मैकबेथ में एम्बिशन है। अगर हम लोग बात करें हेमलेट में, तो हेमलेट में द सेंस ऑफ रिवेंज, ठीक है, रिवेंज जो है वो है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारे ओथेलो में, सो ओथेलो में किस चीज़ की कमी है,
कौन सी कमी जो है उसका डाउनफॉल का कारण बनती है? दैट इज जेलसी। ओके, इस तरीके से। किंग लियर की बात करें तो एसेंट्रिसिटी, बहुत ज्यादा सनक। ओथेलो की अगर बात करें तो इट्स जेलसी। ओथेलो में जेलसी है, वो अपनी वाइफ को किल कर देता है, वाइफ का मर्डर कर देता है जेलसी की वजह से। इन हैमलेट इट्स इनडिसीजन, हैमलेट में इनडिसीजन है, डिसीजन नहीं ले पाता है। इसी के ऊपर वो एक सॉलिलिटी बोलता है, टू बी और नॉट टू बी, कोई काम किया जाए या ना किया जाए, जिंदा रहा जाए ना रहा जाए, तो इनडिसीजन है, डिसीजन नहीं ले पाता है वो प्रॉपरली। एक इसमें इनहेरेंट गुडनेस होती है, जो ट्रेजिक हीरो होता है उसके अंदर एक इनहेरेंट, एक आंतरिक जन्मजात गुडनेस, अच्छा ही होना जरूरी है। द हीरो इज नॉट प्योरली इविल, हीरो जो है पूर्णतः इविल नहीं है, बुरा नहीं है। वी सी हिज नॉबिलिटी एंड पोटेंशियल बिफोर हिज फॉल, हम उसके फॉल से पहले, उसका जो पतन होता है उसके पहले हम लोग क्या देखते हैं कि उसके अंदर नॉबिलिटी है, आदर्शवाद है उसके अंदर, और पोटेंशियल है, काफी ज्यादा सामर्थ्य है उसके अंदर, ठीक है। विच इवोक्स पिटी फ्रॉम दी ऑडियंस, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है वो दया का भाव दर्शाती है उसके प्रति कि यार बुरा हुआ बेचारे के साथ, है ना, कि कुछ भी हो लेकिन बुरा हुआ, ऐसा। एग्जाम्पल अगर लें तो मैकबेथ, मैकबेथ इज द एग्जाम्पल। मैकबेथ में ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। पैडल फ्लो मिलता है, इनहेरेंट गुडनेस मिलती है, आंतरिक अच्छाई भी इसमें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत अच्छा होता है स्टार्टिंग में वो। नेक्स्ट बात करें तो एक ट्रैजिक फ्लो की अगर हम बात करें तो अभी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो एम्बिशन जो है, बहुत ज्यादा अत्यधिक एम्बिशन जो है वो ट्रैजिक फ्लो का काम करता है, किसमें? हमार्शिया का काम करता है मैकबेथ में। नेक्स्ट बात करें द ट्रैजिक प्लॉट, प्लॉट भी ट्रैजिक होना चाहिए, पूरे प्लॉट में, स्टोरी का जो प्लॉट है उसमें ट्रेजेडी दिखाई देनी चाहिए। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फ्लॉ, उसके बाद देखो उसमें जो कमी है उसके बारे में भी उसको रियलाइजेशन होना जरूरी है। जो हमारा कैरेक्टर है, देखिए द हीरो रियलाइजेस टू लेट दैट देयर फ्लॉ हैज डिस्ट्रॉयड देम, ठीक है। हीरो को भी एट द एंड, जब ट्रेजेडी खत्म होने पर होती है, जब क्लाइमेक्स होने पर होता है, तो हीरो को खुद को रियलाइज होता है कि यार जो मेरा एम्बिशन है, मेरी जो कमी है, उसकी वजह से मेरा पतन हो रहा है, उसको रियलाइज होता है। तो एक्नॉलेजमेंट होता है फ्लॉ का, उसकी जो कमी है, फ्लॉ मतलब होता है कमी, तो उसको अपनी कमी का एहसास होता है। नेक्स्ट, उसके बाद ट्रैजिक फॉल भी होना जरूरी है ट्रेजेडी में, ट्रैजिक फॉल, ठीक है, उसका पतन जो कि बहुत दुखद हो। तो अ रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरिपीडिया, पैरिपीडिया जो कि एरिस्टोटल ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में डिस्कस किया है इस टर्म को भी, पैरिपीडिया को। सो ये होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, पहले सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन फिर से वक्त जज्बात सब बदल जाते हैं, ओके, सब अपसाइड डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं पैरिपीडिया। फ्रॉम हैप्पीनेस एंड पावर टू मिजरी एंड डेथ, ठीक है। स्टार्टिंग में हैप्पीनेस, सब बहुत अच्छा चल रहा होता है। मैकबेथ की अगर बात करें, मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ ग्लैमिस होता है, फिर उसके बाद उसको थेन ऑफ कॉर्डर जो है नियुक्त कर दिया जाता है, मतलब बहुत अच्छा खुशी का माहौल होता है। लेकिन उसका एक गलती, दैट इज उसका फैटल फ्लो, हमार्शिया जो कि उसका एम्बिशन है, उसकी वजह से सब चीज़ें रिवर्स हो जाती है, सारी जो चीज़ें हैं वो मिजरी में बदल जाती है, दयनीयता में बदल जाती है और डेथ में बदल जाती है। अंततः उसकी डेथ हो जाती है, जो कि मैकडफ कर देता है। पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को। एक चीज़ होता है कथारसिस, कथारसिस क्या होता है? द ऑडियंस एक्सपीरियंसेस अ पर्जिंग ऑफ इमोशन, ऑडियंस जो है वो एक रिलैक्सेशन ऑफ इमोशन फील करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई मूवी चल रही है हमारे सामने, फास्ट एंड फ्यूरियस है, फिर किसी भी तरह की साउथ मूवी चल रही है, ठीक है, तो हीरो जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है, लेकिन लास्ट में जब चीज़ें एंड होती है तो हम जो है राहत की सांस लेते हैं, चलो ठीक है जो हुआ वो हो गया, ओके। ट्रेजिडी हो, अगर हीरो की भी डेथ हो रही है तो भी हम लोग सोचते हैं चलो ठीक है जो हुआ सही है, तो वो जो रिलीफ होता है, सेंस ऑफ रिलीफ जो हमें फील होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैथारसिस। कैथारसिस मतलब सेंस ऑफ रिलीफ। तो पिटी फॉर द हीरो एंड फियर दैट सच अ फेट कुड बिफॉल एनीवन, ठीक है। पिटी हमें महसूस होती है हीरो के साथ, अरे यार बुरा हुआ, और ये जो फियर है कि ऐसी चीज जो है किसी के साथ भी, किसी के भी भाग्य के साथ हो सकती है, ये भी हमें फील होता है लास्ट में, उसको बोलते हैं कैथारसिस। लीविंग देम फीलिंग रिलीव्ड एंड रिफ्लेक्टिव, इससे सब जो है रिलीव्ड फील करते हैं और रिफ्लेक्टिव फील करते हैं, सब बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, रिलीव्ड होते हैं कि ठीक है चलो सच हुआ, तो उसको बोलते हैं कैथारसिस। एग्जाम्पल, ट्रैजिक प्लॉट की अगर बात करें, फ्रॉम वॉर हीरो टू टायरानिकल किंग टू हिज डेथ, ठीक है, वो वॉर हीरो होता है। ट्रैजिक प्लॉट मतलब सब चीज़ें जो है उलट पुलट हो जाती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाता है। सो स्टार्टिंग में वॉर हीरो होता है हमारा मैकबेथ, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, एक टायरानिकल किंग बन जाता है, एक टायरेंट बन जाता है, एक तानाशाह बन जाता है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो इस तरीके से ट्रेजेडी में जो है प्लॉट चेंज होता है, शिफ्ट होता है इन द सेंस। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉन्फ्लिक्ट की, तो दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और एक होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो कैरेक्टर है उसका कॉन्फ्लिक्ट बाकी कैरेक्टर्स के साथ चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैकबेथ जो है मैकडफ के साथ बहुत ज़्यादा जो है राइवलरी में रहता है और ये सारी चीज़ें हैं, तो उसका एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अपनी सोसाइटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दैट इज एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है खुद के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की, तो जैसे मैकबेथ जो है वो अपने आप में सोच रहा होता है यार मैंने गलत तो नहीं किया, मैंने गिल्ट महसूस हुआ उसको डंकन को मार के कि यार मैंने गलत किया ऐसा। तो देखिए एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, द हीरो स्ट्रगल्स अगेंस्ट आउटसाइड फोर्सेस, हीरो जो है बाहर की फोर्सेस से स्ट्रगल कर रहा होता है। एग्जाम्पल मैकबेथ वर्सेज मैकडफ, मैकबेथ और मैकडफ, मैकडफ जो यहाँ पर मैकबेथ का राइवल है, तो दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है दैट इज एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। उसकी अगर बात इधर अगर हम लोग बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, द हीरो स्ट्रगल्स विद देयर ओन कंसाइंस, हीरो जो है अपने ही मन से स्ट्रगल कर रहा होता है, अपने ही दिमाग से, अपने ही दिल से जो है वो जंग लड़ रहा होता है, अपनी ही चॉइसेस को लेकर वो जो है स्ट्रगल करता है और अपने ही फ्लॉज को लेकर वो जो है स्ट्रेस में रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ सॉलिलोक्वीज अबाउट मर्डरिंग डंकन, डंकन को मर्डर करने के बाद मैकबेथ जो सॉलिलोक्वी करता है, खुद से ही विचार करता है, आत्मविश्लेषण करता है, उसको हम लोग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मान सकते हैं। आगे देखिए, तो कोर कंपोनेंट में एक और कोर कंपोनेंट है दैट इज सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। ट्रेजेडी में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होना जरूरी है। जैसे हम लोग देखते हैं जब हमारा एक्ट 1 सीन 1 स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग ही 3 विचेस की प्रोफेसी, 3 विचेस की बातचीत से होता है, ठीक है। सो फर्स्ट विच कहती है वेयर शैल वी मीट अगेन, ठीक है, मतलब विचेस आपस में बातें कर रही है। अब विचेस ये कोई नेचुरल फिनोमिना तो है नहीं, ये तो सुपर नेचुरल फिनोमिना है, तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होना जरूरी है। फोर्सेज लाइक विचेस, जैसे विचेस हो गए, गोस्ट हो गए एंड प्रोफेसीज, और कुछ प्रोफेसीज कुछ जैसे विचेस आ सकती है इसमें, गोस्ट आ सकते हैं, प्रोफेसीज भविष्यवाणियां होती है इसमें, इनसे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का। इन्फ्लुएंस द प्लॉट, इससे प्लॉट बहुत इन्फ्लुएंस होता है। एंड ऑफन सिंबलाइज द हीरोज इनर टर्मोइल, और हीरो के अंदर जो टर्मोइल होता है, टर्मोइल मतलब बहुत अस्त व्यवस्था जो है कर देती है ये सारी चीजें। जैसे अगर हम लोग बात करें मैकबेथ की, सो मैकबेथ स्टार्टिंग में बहुत इनोसेंट होता है, ठीक है, बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति होता है, लेकिन जब वो विचेस की प्रोफेसी सुनता है कि तुम किंग बनोगे, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा अंतर्द्वंद आता है। पहली ही बार में सोच लेता है कि मैं किंग को निपटा दूंगा, फिर उसके बाद सोचता है नहीं नहीं यार छोड़ते हैं ना ऐसा। तो वो खुद की ही वैल्यूज से लड़ रहा होता है, खुद के ही विचारों से लड़ रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है। और द डिस्ट्रप्शन ऑफ द नेचुरल ऑर्डर, और नेचुरल ऑर्डर का डिस्ट्रप्शन हो जाता है, मतलब जो चारों तरफ जो ऑर्डर चल रहा होता है, जैसे डंकन राजा था, मैकबेथ जो है उसका जनरल था, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन मैकबेथ डंकन को मार देता है, खुद किंग बन जाता है, तो सब कुछ ऑर्डर जो है सारा सारा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, सुपरनेचुरल एलिमेंट होना जरूरी है। ओके, सुपरनेचुरल एलिमेंट की अगर बात करें तो मैकबेथ में क्या होता है, 3 विचेस एंड देयर प्रोफेसीज, द गोस्ट ऑफ बैंको, द अपैरिशंस, ठीक है, तो 3 विचेस और उसके बाद द बैंको, बैंको का गोस्ट आता है, 3 विचेस आती हैं, कुछ अपैरिशंस, कुछ प्रोफेसीज, कुछ जो है चीज़ों को दर्शाया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का काम करती हैं। नेक्स्ट, द रोल ऑफ चांस, फेट, भविष्य के बारे में, या फिर हमारी जो फेट होती है, हमारी जो किस्मत होती है, उसका भी रोल यहाँ पर होता है। सीमिंगली रैंडम इवेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू डाउनफॉल, कुछ रैंडम इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है, कुछ रैंडम इवेंट्स। फॉर एग्जांपल डंकन चूजिंग टू स्टे एट मैकबेथ्स कासल, अब मैकबेथ उसको कैसे किल कर पाता है, बिकॉज किसी राजा को उसके महल में जाकर मारना इज नॉट पॉसिबल। तो डंकन जो है कब मरता है, डंकन तब मरता है जब वो खुशी खुशी में कि आज तो मैकबेथ जीत के आया है, मैं आज मैकबेथ के कासल में रुकूंगा, ठीक है, तो मैकबेथ के कासल में रुकने की कोशिश करता है, वो रुकना चाहता है। तो ये जो इवेंट था इसकी वजह से ही सारा फॉल होता है, सारा पतन होता है। डंकन वहां रुकता, अगर नहीं वहां रुकता तो वो मरता नहीं है ना, ऐसा। सो कुछ इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से सारी चीजें जो है घटती हैं, ठीक है। नाइट मैकबेथ वॉज कंटेम्पलेटिंग मर्डर, उसी दिन जो है उसी रात को जो हमारा मैकबेथ है वो उसको मर्डर कर देता है। नेक्स्ट हम बात करें द रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के रेस्टोरेशन की बात करें। सो पहले लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा ट्रेजिक प्लॉट की वजह से, अब क्या होगा कि वो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ठीक हो जाएगा। कैसे, द ट्रेजेडी डज नॉट एंड इन chaos, ट्रेजेडी कभी भी chaos पे खत्म नहीं होती है कि चारों तरफ उथल पुथल चली रही है ना, नहीं होती है। द ईविल इज डिफीटेड, यहाँ पर बुरा आदमी जो है हार जाता है, एंड अ न्यू, और एक नया लेजिटिमेट रूलर, जो वास्तविक रूलर है, जो जायज रूलर है, उसे इंस्टॉल किया जाता है, उसे वहां पर गद्दी पर बिठाया जाता है। रिस्टोरिंग पॉलिटिकल एंड मोरल बैलेंस टू दी यूनिवर्स, उसका जो हमारा ट्रेजेडी का जो यूनिवर्स है उसमें मॉरल बैलेंस को बनाया जाता है वापस से, है ना, ऐसा ये कहता है। नेक्स्ट देखिए, एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर डिस्कशन करनी है, बिकॉज हमने यहाँ तक क्या डिस्कस किया, हमने सारे कोर कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है जो जो ट्रेजेडी में होना जरूरी है। उसके बाद एक चीज़ होती है आपकी, एक लिटरेरी टर्म होता है इनफैक्ट, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो हमें बहुत कुछ समझा रही होती है, कुछ चीज़ों के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल
द ऑब्जेक्ट कोरिलेटिव इज अ लिटरेरी टेक्निक, ये एक लिटरेरी टेक्निक है वेर एन ऑथर यूजेस एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इमेज को जो है ऑथर यूज करता है और किसी इवेंट को यूज करता है टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर्स इंटरनल इमोशन, कैरेक्टर के इंटरनल इमोशन को शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ सोच रहा हूं तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं वो चीज़, और अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आपको कैसे पता चलेगा? ट्रेजेडी में और कोई ड्रामा अगर हम लोग देख रहे हैं, कोई मूवी हम देख रहे हैं, तो कैरेक्टर में तो हमें पता चलना चाहिए कि कैरेक्टर दिमाग में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन ऐसे ऐसे कर रहा है, बार बार ऐसे इधर उधर देख रहा है, ओके, उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर कुछ है तो आप सोचेंगे कि यार ये तो नर्वस है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मैं कपकपा रहा हूँ, है ना, और ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, ऐसे मेरी बॉडी लैंग्वेज है, तो आप क्या समझेंगे? ऑब्वियसली सामने वाला नर्वस है। ओके, सो ये चीज़ बताई नहीं जाती है। अब ये कैसे बताएंगे ट्रेजेडी में? तो उन चीज़ों को शो करने के लिए कोई चीज़, कोई इवेंट, कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है, सो दैट हमें पता चले कि ट्रेजेडी में जो है क्या हो रहा है, कैरेक्टर क्या फील कर रहा है। सो कैरेक्टर्स की फीलिंग को शो करने के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव या फिर आर्टिफिशियल कोरिलेटिव। देखिए, मैकबेथ में क्या होता है, शेक्सपियर यूजेस मास्टरफुली टू मेक द कैरेक्टर्स इन अ टर्मोइल विजिबल एंड टेंजिबल। मैकबेथ में भी ये चीज़ यूज होती है ताकि मैकबेथ का जो कैरेक्टर है, उसके जो टर्मोइल है, जो अंतर्द्वंद है, उनको दिखाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड एंड स्टेन्स, अनशेकेबल गिल्ट, बार बार जो है उसे ब्लड दिखाई देता है, स्टेन दिखाई देता है। लेडी मैकबेथ जो होती है बार बार अपने हाथ धोती है, वो कहती है मेरे हाथों पर ब्लड लगा है, मेरे हाथों पर ब्लड लगा है, बिकॉज उसी की वजह से, उसी के उकसाने की वजह से जो है मैकबेथ डंकन को किल करता है, राजा को किल करता है। और जो लेडी मैकबेथ है वो अपने बार बार हाथ धो रही है। इससे क्या पता चल रहा है? वो सीधा नहीं बता रही कि मैं बहुत गिल्ट में हूँ, मैं बहुत पछता रही हूँ, लेकिन वो जो ब्लड वाला सीन है, वो जो इवेंट है, वो हमें बताता है कि ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा पछता रही है। सो ब्लड और स्टेन्स जो होते हैं वो अनशेकेबल गिल्ट को बताते हैं, वो गिल्ट जो कभी नहीं खत्म हो सकता, ऐसा गिल्ट जो है शो करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। नाउ अब हम बात करेंगे हॉलिनशेड के क्रॉनिकल की। ठीक है, रफेल हॉलिनशेड नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक बुक लिखी हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल, जो कि मैकबेथ का मेजर सोर्स माना जाता है, मैकबेथ का मेजर सोर्स माना जाता है। देखिए, शेक्सपियर डिड नॉट इन्वेंट द स्टोरी ऑफ मैकबेथ, शेक्सपियर ने जो स्टोरी है मैकबेथ की उसको इन्वेंट नहीं किया है। He found it in Holinshed's historical chronicles, उसे हॉलिनशेड की हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स में ये स्टोरी मिलती है। बट ही सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द हिस्ट्री टू सूट हिज ड्रामेटिक पर्पसेस, लेकिन वो उस हिस्ट्री को ऑल्टर करता है, थोड़ा थोड़ा तो परिवर्तन करता है ताकि ड्रामेटिक चेंजेस दिखाए जा सके, ड्रामेटिक इफेक्ट डाले जा सके। तो ये जो मैकबेथ है और मैकबेथ के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैकबेथ हो गया, डंकन हो गया, डंकन का बेटा मैल्कम हो गया, ठीक है, और मैकडफ हो गया, ये सारे कैरेक्टर जो हैं पहले से एग्जिस्ट करते हैं हॉलिनशेड के क्रॉनिकल में। तो जो शेक्सपियर हैं वो वहाँ से उठाते हैं उसको। ओके, कब पब्लिश हुआ? इट इज़ 1587। ठीक है, हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल कब पब्लिश होता है? 1587। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट। नाउ हॉलिनशेड क्रॉनिकल की अगर बात करें, सो व्हाट शेक्सपियर केप्ट फ्रॉम हॉलिनशेड, शेक्सपियर ने कौन कौन सी चीज़ें थी जो हॉलिनशेड के क्रॉनिकल से एज इट इज़ रखी? द कोर कैरेक्टर्स, कुछ कोर कैरेक्टर्स हैं वो एज इट इज़ रखे, जैसे कि मैकबेथ हो गया, डंकन हो गया, बैंको हो गया, मैकडफ हो गया और मैल्कम हो गया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। मैकबेथ जो है हमारा ट्रैजिक हीरो है, लीड कैरेक्टर है। डंकन जो है, डंकन इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड का किंग है। बैंको जो है वो एक जनरल है और फ्रेंड है मैकबेथ का, तो मैकबेथ का फ्रेंड है। उसके बाद अगर बात करें मैकडफ की, तो मैकडफ हमारा एंटेगनिस्ट है, ठीक है, और इसका मैकबेथ का जो है राइवल है मैकडफ, जो लास्ट में मैकबेथ को किल कर देता है। उसके बाद मैल्कम की अगर बात करें, सो ही इज द सन टू किंग, ये जो है राजा का बेटा है, डंकन का बेटा है मैल्कम। दो बेटे होते हैं, मैल्कम यहाँ पर है। देखिए नेक्स्ट, देखिए प्रोफेसी की जो बात है वो भी हॉलिनशेड के क्रॉनिकल से आती है। वो जो 3 विचेस हैं, 3 जो चुड़ैल हैं, वो जो प्रोफेसी करती हैं वो यहीं से ली जाती हैं। इनको द वियर्ड सिस्टर्स करके भी जो है हॉलिनशेड में पुकारा गया है। तो हम लोग यहाँ पर 3 विचेस करके बोलते हैं, लेकिन हॉलिनशेड के क्रॉनिकल में इसको 3 वियर्ड सिस्टर्स कह के जो है पुकारा जाता है, तीनों विचेस को। ये प्रोफेसी करती है, ये भविष्यवाणी करती है दैट मैकबेथ विल बिकम थेन ऑफ कॉर्डर एंड किंग, कि मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा। अब थेन जो है एक पोस्ट है, लाइक तहसीलदार और ये सारी चीज़ें जो है वो पोस्ट है, तो कॉर्डर एक जगह का नाम है, तो वो कॉर्डर का तहसीलदार बनेगा, कॉर्डर का थेन बनेगा, ऐसा। अब तहसीलदार नहीं होता है जनरली, बट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक पोस्ट है, तो कॉर्डर का थेन बनेगा, वो कॉर्डर का जो है वो तहसीलदार बनेगा और अल्टीमेटली वो राजा बन जाएगा। ऐसे वो तीनों चुड़ैलें प्रोफेसी करती है, जो कि हॉलिनशेड के क्रॉनिकल में डिस्कस्ड है। शेक्सपियर ने इसको एज इट इज ले लिया है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड कैरेक्टर ऑफ किंग डंकन, हिज आइडेंटिटी एज अ गुड बट वीक किंग हु इज मर्डर्ड बाय मैकबेथ। ओके, देखिए इसकी जो आइडेंटिटी है कि ये गुड है लेकिन वीक किंग है,
ये हॉलिनशेड में बताया गया था, जिसको मैकबेथ किल कर देता है। लेकिन बाद में जब इसको हम लोग हमारे इस चैप्टर में लेते हैं तो यहाँ पर उसको सिर्फ अच्छा बताया जाता है, वीक नहीं बताया जाता है, ही स्ट्रॉन्ग बट अच्छा है वो ऐसा। नेक्स्ट अगर बात करें बैंको की, तो बैंको के डिसेंडेंट्स की भी यहाँ पर बात होती है हॉलिनशेड के क्रॉनिकल में, बैंको की फैमिली की बात होती है हॉलिनशेड के क्रॉनिकल में। द आइडिया दैट बैंकोज लाइन वुड फादर ऑफ अ किंग। अब देखो जब वो प्रोफेसी करती है, मुझे यहाँ पे प्रोफेसी बतानी पड़ेगी आपको, आई जस्ट नीड टू ब्रेक दिस सस्पेंस। तो 3 विचेस जो होती है वो क्या करती है, सबसे पहले आकर उसके पास आती है, मैकबेथ के पास आती है और उसको बताती है कि तुम राजा बनोगे, ठीक है, पहले तुम्हें थेन ऑफ कॉर्डर बनाया जाएगा फिर तुम राजा बनोगे, ऐसा वो कहती है। और फिर बैंको की तरफ देखती है, बिकॉज दोनों साथ में है, मैकबेथ और बैंको। सो बैंको से क्या कहती है वो विचेस कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली से आने वाला, मतलब तुम्हारा बेटा या फिर कोई भी जो है वो राजा बनेगा। इस तरीके की प्रोफेसी वो करती हैं। तो यहाँ पर जो है बताया जाता है कि वो जो है प्रोफेसी करती है कि तुम्हारी फैमिली से ही कोई राजा बनेगा। अब समझिए बैंको जो है, बैंको का जो कैरेक्टर है वो किंग जेम्स फर्स्ट को डिनोट करता है यहाँ पर। किंग जेम्स फर्स्ट कौन है, अब ये समझिए। शेक्सपियर ने जब ये वर्क लिखा, मैकबेथ जब लिखा, तो ये लिखा इन्होंने 1603 से लेकर 1606 के बीच में, 1603 से लेकर 1606 के बीच में। 1606 में इसको सबसे पहले जो है परफॉर्म किया गया, इसको 1606 में सबसे पहले परफॉर्म किया गया और 1603 के आसपास को लिखना माना जाता है ना। जब इसको 1603 में लिखा जाता है तो वहाँ पर जो किंग होते हैं वो होते हैं हमारे किंग जेम्स फर्स्ट। ओके, अब किंग जेम्स फर्स्ट जो है उनकी फैमिली स्कॉटलैंड से आती है, किंग जेम्स फर्स्ट जो है उनकी फैमिली स्कॉटलैंड से आती है और स्कॉटलैंड में जो इनके फोरफादर रहे किंग जेम्स फर्स्ट के, ठीक है, वंशज रहे, पूर्वज जो रहे, वो थे बैंको, ठीक है, बैंको को इनका पूर्वज माना जाता है। तो बैंको का जो कैरेक्टर है वो इतना अच्छे तरीके से बताने का रीजन यही है कि वो किंग जेम्स की फैमिली से माने जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत नॉबल बताया जाता है इसको, बाद में हम लोग देखेंगे भी सही इस चीज़ को। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बैंको का जो कैरेक्टर है वो किंग जेम्स फर्स्ट को दिखाता है, किंग जेम्स की फैमिली से जो है बैंको आते हैं, हिस्टोरिकली भी, हिस्टोरिकली बैंको की फैमिली से ही किंग जेम्स फर्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मैकडफ का अगर रोल की बात करें, सो मैकडफ एज द मैन हु अल्टीमेटली किल्स मैकबेथ। सो मैकडफ ने वाकई में मैकबेथ को मारा था, तो यहाँ पर भी वो एज इट इज कॉपी कर लिया गया है। तो ये हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं कि मैकबेथ जो है कहाँ से लिया गया है, ये चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए हॉलिनशेड की क्रॉनिकल की हम लोग बात करें, सो ये 1587 में जो है वो पब्लिश हुआ। नेक्स्ट एक और देखिए, अब हमने बात की, अब हम बात करेंगे 1605 के एक इवेंट की। मैंने आपको क्या बताया कि ये 1603 से लेकर 1606 के बीच में लिखा गया प्ले है। ओके, और इसकी इंस्पिरेशन कहाँ मिली, पहली चीज तो हमने देखा हॉलिनशेड के क्रॉनिकल से इसको इंस्पिरेशन मिलती है। दूसरी इंस्पिरेशन का जो सोर्स है वो माना जाता है द गन पाउडर प्लॉट, गन पाउडर प्लॉट जो कि 1605 पे घटित होने वाली एक घटना है। सो अ फेल्ड अटेम्प्ट टू असैसिनेट किंग जेम्स फर्स्ट, एक अटेम्प्ट किया जाता है किंग जेम्स फर्स्ट को मारने के लिए, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि किंग जेम्स फर्स्ट जो है वो बच जाते हैं। बट ये इवेंट क्या दिखाता है, ये इवेंट दिखाता है ट्रीजन को, रेजिसाइड को। रेजिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ किंग, ठीक है, और ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह। तो देशद्रोह की घटना को दिखाता है। यहीं से जो हमारे शेक्सपियर हैं वो मैकबेथ को लिखने के लिए इंस्पायर होते हैं। कहाँ से, गन पाउडर प्लॉट। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सोर्स ऑफ मैकबेथ, क्या पूछा जाए आपसे, आपसे पूछा जाए सोर्स ऑफ मैकबेथ, तो आपको दो सोर्सेज बताने हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट सोर्स इज हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल, हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल जो कब आउट हुआ, इट इज इन 1587, ठीक है। उसके बाद दूसरा सोर्स बताना है आपको गन पाउडर प्लॉट, गन पाउडर प्लॉट, क्या बताना है आपको, गन पाउडर प्लॉट। और गन पाउडर प्लॉट कब अकर होता है, इट इज इन 1605, ठीक है। उसके बाद ही जो है मैकबेथ को इन्फ्लुएंस मिला, मैकबेथ जो है शेक्सपियर जो है वो प्रभावित हुए कि यार रेजिसाइड के ऊपर भी कुछ बनाया जा सकता है। तब उन्होंने सोचा कि यार मैं देशद्रोह के ऊपर, किंग की मृत्यु के ऊपर कुछ लिखता हूँ। फिर उन्होंने हॉलिनशेड के क्रॉनिकल को पढ़ा होगा, ठीक है, ये सिर्फ अकायस लगा रहे हैं हम लोग, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं ना, कि उन्होंने गन पाउडर प्लॉट से इन्फ्लुएंस प्रभावित हुए होंगे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर देखा होगा हॉलिनशेड में, फिर उन्हें कुछ कैरेक्टर्स मिले होंगे, उसको लेकर उन्होंने नया प्ले बना दिया अपना, ठीक है, ट्रेजेडी बना दी। तो ये हम मान सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो हमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, इट इज ऑल अबाउट ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी को लेकर है। एक पर्सन हुए हैं आपके गस्ताव फ्रेटैग, गस्ताव फ्रेटैग, उन्होंने एक थियरी दी है फ्रेटैग्स पिरामिड, ठीक है, जो कि ट्रेजेडी को दिखाता है। सो फ्रेटैग का पिरामिड ऑफ ट्रेजेडी जो है ये है। अब ट्रेजेडी को हम लोग ले सकते हैं, हम यहाँ पर जो है ट्रेजेडी के रेफरेंस में इसको पढ़ेंगे, बट इसको किसी भी प्ले के रेफरेंस में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट चीज देखिए, इसमें सबसे पहली चीज होती है एक्सपोजिशन, ठीक है, दूसरी चीज होती है राइजिंग एक्शन,
फिर होता है क्लाइमैक्स, फिर होता है फॉलिंग एक्शन, और फिर होता है रेजोल्यूशन। अब समझिए क्या है। एक्सपोजिशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन टू द कैरेक्टर्स। इंट्रोडक्शन किस चीज का? इंट्रोडक्शन टू दी कैरेक्टर्स। तो एक्सपोजिशन किसको कहते हैं? कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कराना। फॉर एग्जाम्पल आप मूवीज देखते हैं, तो मूवीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है साउथ इंडियन मूवीज। साउथ इंडियन मूवीज में स्टार्ट होता है ना कि वो तो जो है उसको अनसन बताते हैं हीरो के बारे में, वो ये है, वो ये है, वो ये है, फिर वो आता है, हवाएं जो है वो चल रही होती है, आंधियाँ चल रही होती है, बारिश हो रही होती है, तूफान आ रहे होते हैं, फिर उनके बीच में से आता है, गाड़ियाँ उड़ रही है, ये वो। तो वो जो इंट्रोडक्शन होता है कैरेक्टर का, इट इज एक्सपोजिशन। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब एक्सपोजिशन हो जाता है तो हमें कोई इवेंट देखने को मिलता है। ठीक है, कोई इवेंट देखने को मिलता है। जैसे हम लोग मैकबेथ की बात करें तो स्टार्टिंग में मैकबेथ को जो है कौन इंट्रोड्यूस करा रहा होता है? तो मैकबेथ को इंट्रोड्यूस कराते हैं एक ब्लडी सार्जेंट। ठीक है, जो उसके खून निकल रहा है सार्जेंट के, उससे पूछा जाता है राजा के द्वारा कि क्या हो रहा है वॉर में, तो वो मैकबेथ का गुणगान गाता है। तो जब वो मैकबेथ का गुणगान करता है तो मैकबेथ को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है कि मैकबेथ बहुत बहादुर है, ये है, वो है। तो ये तो एक्सपोजिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होती है, जब हमें मैकबेथ दिखाया जाता है, मैकबेथ दिखाने के बाद जो है हमें बताया जाता है कि 3 विचेस प्रोफेसी करती हैं कि तुम राजा बनोगे। ओके, तो वो जो राजा बनने वाला पॉइंट था जहां पर प्रोफेसी हुई, उससे स्टार्ट हो जाता है हमारा राइजिंग एक्शन। अब एक्शन बढ़ने लगता है, एक्शन बढ़ने लगता है, वो लोगों को मार रहा है, काट रहा है, ठीक है, किंग को मार दिया, इस तरीके से एक्शन जो है बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट पर आकर जब वो बहुत ज़्यादा अत कर देता है, मैकडफ की फैमिली को भी मार देता है। जब वो मैकडफ की फैमिली को मारता है तो आता है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स मतलब अब स्टोरी जो है पतन की ओर जा रही है। मैकडफ की फैमिली को मारते ही मैकडफ को गुस्सा आ जाता है और मैकडफ उससे बदला लेने की सोच लेता है। और जैसे ही मैकडफ बदला लेने की सोचता है तो यहाँ पर एक्शन आ जाता है, फॉलिंग एक्शन। फिर उसके बाद सारी स्टोरी में फॉल ही फॉल आता है, सारा जो है वो पतन हो रहा होता है उसका। ओके, दिस इज कॉल्ड फॉलिंग एक्शन। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, जब मैकबेथ मर जाता है तो मैकडफ जो है वो राजा बनता है, और जब मैकडफ राजा बनता है तो सब चीज़ों का रेजोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर कितनी चीज़ें होती हैं हमारे पास? हमारे पास चीज़ें होती है 5। कौन कौन सी? एक्सपोजिशन होता है एक तो, ब्रेव मैकबेथ हियर्स द विचेस प्रोफेसी। एक्सपोजिशन, वो ब्रेव मैकबेथ जो है वो प्रोफेसी सुनता है और उसका इंट्रोडक्शन होता है, और ये सारी चीज़ें एक्सपोजिशन कहलाती हैं। उसके बाद राइजिंग एक्शन, ही एंड लेडी मैकबेथ मर्डर किंग डंकन। वो किंग डंकन को मार देते हैं, तो एक्शन बढ़ रहा है, अब है ना, सब एक्शन बढ़ रहा है, सस्पेंस बढ़ रहा है। क्लाइमेक्स कब आता है? मैकबेथ सीज बैंकोज गोस्ट। उसके बाद हम एक इसको भी क्लाइमेक्स मान सकते हैं कि जब मैकबेथ जो है बैंको का गोस्ट देखता है। ठीक है, भरी सभा में, भरी सभा में कैसे? वो एक बैंकेट बुलाता है, एक बहुत बड़ी जो है दावत हो रही होती है, दावत में ही जो है बैंको का गोस्ट मिलता है, बैंको का भूत दिखाई देता है। तो सारे लोग जो है वो नहीं दिख पा रहे हैं, सिर्फ मैकबेथ दिख पा रहे हैं। तो मैकबेथ को बाउली हरकतें करते हुए देखकर, बिकॉज बैंको को उसने किल किया था, तो मैकबेथ जो हरकतें कर रहा होता है उसको देखकर सारे जो कोर्टियर्स होते हैं, सारे जो दरबारी होते हैं, वो सस्पिशन करते हैं कि भाई इसी ने जो है डंकन को मारा है। तो एक क्लाइमेक्स हो जाता है। उसके बाद फॉलोइंग एक्शन, ही बिकम्स अ पैरानोइड टायरेंट। वो पागल टायरेंट बन जाता है, बहुत तानाशाह हो जाता है। हिज एनिमीज यूनाइट, उसके सारे एनिमीज, सारे जो दुश्मन है वो यूनाइट हो जाते हैं। मैल्कम जो कि डंकन का बेटा है वो, उसके अलावा मैकडफ और इंग्लैंड के कुछ राजा। उसके बाद रेजोल्यूशन होता है, मैकडफ किल्स मैकबेथ, मैल्कम बिकम्स किंग, और मैल्कम जो है वो किंग बन जाता है, डंकन का बेटा जो है किंग बन जाता है। दिस रिस्पॉन्स इज ओके, इट इज एआई जनरेटेड, यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, सो नाउ देखो, ये जो थिंग है इट इज टेकन फ्रॉम एन एआई। आप भी एआई को यूज कर सकते हैं। चलो इस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ जैसे मुझे फ्रेट एग को स्टडी करना था, अब समझिए बात को, फ्रेट एग को स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कि आप बहुत सारी बुक्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं फ्रेट एग को। लेकिन मैंने क्या किया, आई वेंट टू द डीप सीक, समझिए इस चीज़ को, आई वेंट टू द डीप सीक। ओके, और डीप सीक पर मैंने क्या लिखा वहां पर, फ्रेट एग का जो पिरामिड है वो मैकबेथ पर मैं कैसे अप्लाई करूं। गेटिंग इट? तो एक तो हो गया आपका थॉट और एक हो गया डीप सीक का थॉट। सो मेरा थॉट क्या था, मैंने क्या बताया, एक्सपोजिशन क्या होता है जब मैकबेथ के बारे में सार्जेंट कह रहा होता है, तो एक तो वो एक्सपोजिशन हो गया। दूसरा एक्सपोजिशन क्या हो जाएगा, जब प्रोफेसी बताई जा रही है विचेस के द्वारा। ओके, तो एक एक्सपोजिशन ही हो गया। ये जो सारी चीजें सब्जेक्टिव हैं, ये हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती हैं। सो एआई के अकॉर्डिंग ये है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ है, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकती है। तो ये जो फ्रेट एग का पिरामिड है ये अप्लाई होता है सब्जेक्टिव तरीके से, ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स द थिंग। सो ये जो है ये लिया हुआ है डीप सीक एआई से। ओके, आप भी इसको यूज कर सकते हैं, आप हर तरीके से इसको यूज कर सकते हैं और आपको यूज करना चाहिए। मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अब आपको उसको रिवाइज करना है, तो आप वहां से जाकर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ओके आपने कुछ भी पढ़ा तो आप वहां पर जाकर डिस्कशन कर सकते हैं, तो यू कैन डू दैट एंड यू शुड डू दैट, आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। ओके बिकॉज लिटरेचर में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आपको हर फैक्ट याद करने के लिए अलग अलग चीज़ें जो है करनी चाहिए। तो अगर ऐसे करते हैं तो ये इंटरेस्टिंग तरीका भी है और आप यहाँ से कर सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट मैकबेथ की अब हम बात करते हैं समरी को लेकर। ओके तो ये तो हो गया हमारा डिस्कशन ट्रेजेडी के ऊपर। अब जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा, इट इज द समरी।